हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम 21 से 30 तक डिस्कस करेंगे, इन टोटल 10 क्वेश्चंस को। इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ठीक है, तो यहाँ पे जो सफल समावेशन होता है, जो इंक्लूजन होता है, तो किस चीज़ को छोड़कर यहाँ पे 3 जो है उसके लिए उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है क्षमता संवर्धन, दूसरा है संवेदनशील बनाना, तीसरा है पृथक्करण और चौथा है अभिभावकों की भागीदारी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, समावेशन क्या होता है कि जहाँ की अमीर गरीब या फिर जो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं सभी एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एक निगेटिव बात कर रहा है, आपको वो ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए, सिवाय मतलब उसको छोड़ के। तो यहाँ पे एक तीसरा नंबर देख रहे हैं, ये पृथक्करण की बात कर रहा है, अलग अलगाव की बात कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 3 नंबर। ठीक है, बाकी 1, 2 और 4 जो है ये सपोर्ट करता है इंक्लूजन को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों में। ठीक है, सह शैक्षणिक क्षेत्र हो गए जैसे कि कोई बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है तो कोई बच्चा खेलने में अच्छा है, कोई डांसिंग में, कोई सिंगिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी को स्कॉलस्टिक एरिया है, ठीक है, तो उसमें जो है निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो फर्स्ट में है, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। दूसरा है, यह हाथ से किए जाने वाला श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तीसरा है, यह व्यक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। और चौथा है, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सह शैक्षणिक जो क्षेत्र है उसमें जो निष्पादन की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक बच्चा में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, व्यक्तित्व विभिन्नता होता है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर आप अगर देखते हैं तो इसमें यह लिखा हुआ है कि यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ठीक है, यानी हर एक बच्चे के अंदर जो भी एबिलिटीज़ हैं उसको वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें क्या कहता है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है, सामग्री का चयन करते समय डैश का जो है जरूर होना चाहिए, डैश तथा डैश जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है। पोर्टफोलियो क्या होता है, जिससे कि बच्चे का इम्प्रूवमेंट दिखता है पूरे साल में, है ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ होना चाहिए, पहला है विद्यार्थियों और बहिष्करण, दूसरा है अन्य शिक्षकों समावेशन, तीसरा है विद्यार्थियों समावेशन और चौथा अभिभावकों समावेशन। तो ऑब्वियस फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विद्यार्थियों का, ठीक है, समावेशन होना क्या है, तो जरूरी है। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के सामग्री के चयन के वक्त जो है विद्यार्थियों का समावेशन होना जरूरी है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है, तो 3rd नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, ठीक है, तो अंतः विषयी अनुदेशन क्या हुआ, जो मतलब कोई भी टॉपिक है वो अगर किसी और टॉपिक से रिलेट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे को शिक्षा दिया जा रहा है तो उसका क्या लाभ है। तो सबसे पहले है, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। ठीक है, दूसरा है, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तीसरा है, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। और चौथा है, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों की अभिभूत होने की कम संभावना होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बड़े बड़े ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको कैसे हटाना है वो आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव निगेटिव आधार पे डायरेक्टली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको नेगेटिव वे में नहीं ले जा रहा है, ये कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कम संभावना होती है, यानी यहाँ पे देखिए कम संभावना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये निगेटिव वे की ओर ले जा रहा है। दूसरा कहता है, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। ठीक है, देखिए लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लेकिन अधिक अगर लिख देता है तो ये इसको निगेटिव वे में ले जाता है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन खत्म हो जाता है। अगर हम तीसरा का बात करें तो यहाँ पे कहता है, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग। देखिए बहुत सारे जो
अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसमें जो है आप उपयोग अगर उसका कर रहे हैं, अनुप्रयोग कर रहे हैं तो करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं और उसे जनरलाइज करने का जो है अवसर अपॉर्चुनिटी उसे दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतर्विषयी अनुदेशन अगर है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक टॉपिक है वो किसी और 10 चीज़ से रिलेटेड है तो वो क्या होगा कि उसे बहुत संदर्भों में, ठीक है, यानी मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में उसको आप यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर जो है राइट आंसर होना चाहिए। अगर हम 4 देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। तो यहाँ पे देखिए कम पॉसिबिलिटी, इसका मतलब क्या है, तो ये नेगेटिव वे में ले जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है, तो 3 नंबर होता है। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किसके अलावा नहीं, किसको छोड़कर जो है समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए क्या बनाएगा, तो मज़ेदार बनाएगा। तो पहला है मुक्त खेल के समय देकर, ठीक है, तो मुक्त खेल के लिए समय देंगे तो ये अच्छी बात है। दूसरा है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराकर, ये भी अच्छी बात है। तीसरा है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तब उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। देखिए जब बच्चा खुद से कोई काम करता है तो उसमें गलतियां होंगी ही होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे उससे परिपूर्णता का एक्सपेक्टेशन करने ये गलत बात होता है। तो ये क्या ले जा रहा है, मैं नेगेटिव में ले जा रहा है, तो हमारा आंसर जो है थर्ड नंबर ही होना चाहिए। लेकिन 4 देखते हैं, यहाँ पे कहता है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना। तो मुक्त अंत वाली सामग्री जो भी है जिससे कि वो बच्चा बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, जो भी सामग्री है उसे बहुत सारा एक्टिविटीज़ कर सकता है, तो वो मुक्त अंत वाली सामग्री होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है, थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। ठीक है, मतलब वैसे शिक्षार्थी जो कि शैक्षणिक दक्षता और की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या है, तो पहला है उनके पास क्या नैपुण्यता हो गया है या फिर वो हर चीज़ में निपुण हो गया है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव की तरह नेगेटिविटी इसमें दिख रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। दूसरा है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, ठीक है, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन। तीसरा है निष्पादन परिहार, यहाँ पे देखिए अवॉइडेंस की बात कर रहा है परिहार का, तो ये जहाँ पे अवॉइडेंस का बात होगा, निगेटिविटी का बात होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। तो हमारा डायरेक्टली आंसर क्या हो जाता है, तो सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, ठीक है, तो प्राथमिक कक्षा में अगर हम सकारात्मक वातावरण निर्मित करना चाहेंगे तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, ठीक है, मतलब प्रत्येक बच्चे का क्या करें, अभिवादन करें। दूसरा है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ठीक है, और तीसरा है समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। चौथा है सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप अगर ऑप्शन को अगर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो है दूसरा नंबर होना चाहिए। कैसे, तो सबसे पहले देखिए कहता है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, नहीं बच्चे का ही अभिवादन करना चाहिए प्रत्येक सुबह। बच्चों का अभिवादन करने से सकारात्मक वातावरण निर्मित केवल नहीं हो जाता है। उसके बाद अगर हम थर्ड का बात करें, इसमें कहता है समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें समूह बनाना, ठीक है, यानी कि समाज के आधार पर उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांट देना। तो ये क्या हो जाता है, ये एक गलत बात है। अगर हम फोर्थ का बात करें, इसमें कहता है सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। तो देखिए लाइफ अगर जितना प्रैक्टिकल हो वो ज़्यादा बेटर होता है, कहानी सुनाने से सकारात्मक जो है सोच नहीं बन जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हेल्प करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है, तो सेकेंड नंबर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। ठीक है, अगर कोई बच्चा नर्सरी कक्षा में शुरुआत कर रहा है तो सबसे अच्छा विषय वस्तु क्या होगा। पहला है मेरा पड़ोस, दूसरा है मेरा विद्यालय, तीसरा है मेरा परिवार, चौथा है मेरा प्रिय मित्र। ठीक है, तो देखिए किसी भी बच्चे के लिए परिवार जो होता है प्रथम विद्यालय होता है, इसलिए उसको टॉपिक अगर मेरा परिवार मिले तो ये ज़्यादा बेटर है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला हमारा है स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। ठीक है, दूसरा कहता है यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तीसरा है एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए,
अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। चौथा है प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि त्रुटियों के संबंध में आप क्या सही स्टेटमेंट देंगे। तो पहला कहता है कि सुधारना नहीं चाहिए, तुरंत नहीं सुधारना चाहिए, उसे पेंडिंग में छोड़ देना चाहिए। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम तीसरा का बात करें, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या हो गया, गलत हो गया। ध्यान क्यों नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे कहता है प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगता है, इसलिए शिक्षक के लिए थकाने वाला कार्य होगा। तो ये सब देखिए पढ़ के ही आपको लग रहा है कि सबको हटा देना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, तो सेकंड नंबर, शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था क्या है, असफल है। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, सेकंड नंबर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ठीक है, तो कौन सा जो यहाँ पे विशेषता है, समस्या समाधान उपागम क्या होता है, अप्रोच होता है, का विशेष चिन्ह है, आपको बताना है। तो पहला है कि समस्या कथन में संकेत जो है अंतर्निहित रूप से दिया होता है। दूसरा है समस्या मौलिक है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है और समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होता है। दोस्तों यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे केवल लिखा हुआ है, केवल जैसे किसी ऑप्शन में मिले उसे देख के हटा देना है। यहाँ पर एक, वन इस तरह का मिले कि मतलब यही एक तरीका है जो, तो ये क्या होता है, गलत होता है। ये भी रॉन्ग हो गया, बच गया एक और दो। तो देखिए यहाँ पे पहले में कहता है कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया रहता है, यानी जो समस्या का जो स्टेटमेंट रहता है उसमें ही उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं वो रहता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। अगर हम दूसरा देखें, यहाँ पे कहता है समस्या मौलिक होती है, तो क्वेश्चन से इसका यहाँ पे कोई डायरेक्ट लिंकअप नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, तो फर्स्ट नंबर। तो फ्रेंड्स ये सेशन पसंद आया तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।